ओके। हेलो बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ, एक और नए चैप्टर के साथ। और अगर अभी तक आपने पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो चैप्टर जाके देख लीजिए। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। एंड आज का जो हमारा चैप्टर होगा, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड यानी ये एक बहुत बड़े लिजेंडरी और एक बहुत बड़े जीनियस साइंटिस्ट के ऊपर ही चैप्टर है। एंड आप सभी ने शायद कभी ना कभी इनका नाम जरूर सुना होगा। इनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, बहुत नामी, बहुत बड़े जीनियस थे, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ जर्नी के अंदर बहुत सारे इन्वेंशंस, बहुत सारी साइंटिफिक इक्वेशंस, बहुत सारी मैथमेटिकल इक्वेशंस दी है। और वो आगे जाके इवन अभी तक जो साइंटिस्ट को बहुत हेल्पफुल रही है बड़ी और कुछ नई इन्वेंशंस करने के लिए। ये जो पूरा चैप्टर रहेगा ये एल्बर्ट आइंस्टाइन की पूरी जर्नी, उनका बर्थ से लेकर उनके डेथ तक के बीच में जो उन्होंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी किया, जो कुछ भी अचीव किया, ये स्टोरी उसके ऊपर रहेगी। हम सभी को लगता है कि अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बड़े जीनियस थे तो शायद वो बचपन से ही, पैदा होते ही एकदम कुछ जीनियस हरकतें करने शुरू कर दिया होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब एल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा हुए थे, वो 2.5 साल तक कुछ बोल भी नहीं पाए थे। यानी जब 2.5 साल की उम्र जब उनकी हुई, तब तक उन्होंने एक शब्द अपने मुंह से यूज नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला। तो आगे जानेंगे कि कैसे उनकी लाइफ में क्या रहा, उन्होंने कैसे इन्वेंशंस करे, क्या क्या इक्वेशंस लाए वो। तो लेट्स बिगिन विद आवर वेरी न्यू चैप्टर, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। बहुत ध्यान से, बहुत फोकस लेके चैप्टर पढ़िएगा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे डेट्स, बहुत सारे ईयर्स और बहुत थोड़ी बहुत साइंटिफिक टर्म्स का भी यूज किया गया है। तो प्लीज आप अपने बुक्स के, अपने नोट्स के अंदर इनको लिखते रहिएगा साथ साथ के अंदर। ओके, सो बिफोर वी बिगिन पहले पढ़ लेते हैं। हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस? आपके दिमाग में क्या आता है जैसे आप शब्द जीनियस सुनते हैं? बताइएगा। हु इज अ जीनियस? व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक अ जीनियस हैज? तो आपको क्या लगता है कि एक जीनियस के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट who took the world by storm about 100 years ago in the summer। बेसिकली ये पूरा पूरा आइंस्टाइन के ऊपर लिया हुआ है कि बेसिकली वो कहाँ के थे? जर्मन के थे रहने वाले। अब 50 years आफ्टर हिज डेथ एल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस स्टिल रीन्स, यानी उनकी डेथ को अभी कुछ 50 साल हो चुके हैं, अभी भी उनकी जो यादें हैं, उनका जो टाइम पीरियड है, वो आज भी याद किया जाता है। ओके, लेट्स बिगिन द चैप्टर। एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879। डेट याद रखिएगा, कब हुए थे? 14 मार्च 1879, 1879 में, इन द जर्मनी सिटी ऑफ उल्म। जर्मन की एक सिटी है, उसका नाम है उल्म। 1879 में उनका जन्म कहाँ हुआ था? जर्मन के उल्म नाम के शहर में। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वाज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस। उनको तब नहीं ध्यान था कि वो इतने बड़े आविष्कार, इतने बड़े ग्रेटनेस के लिए पैदा हुए हैं। ऑन द कॉन्ट्रारी हिज मदर थॉट एल्बर्ट वाज अ फ्रीक। फ्रीक का मतलब होता है पागल, नॉन जीनियस, इतना कोई ज्यादा खास नहीं। टू हर, उनकी माँ के अकॉर्डिंग उनको लगता था कि वो कोई बहुत बड़े जीनियस नहीं, वो पागल है। टू हर, और ऐसा क्यों लगता था? क्योंकि उनका जो हेड था ना, उनका सर, वो नॉर्मल बच्चों के नॉर्मली कंपेरिजन में बहुत बड़ा था। बहुत लार्ज सर उनका हेड था, बहुत बड़ा सर था। ठीक है। एट द एज ऑफ 22.5 आइंस्टाइन स्टिल वाजंट टॉकिंग। जैसे मैंने आपको बताया था कि 2.5 साल की उम्र तक, 2.5 साल की उम्र हो गई, अभी तक उन्होंने बोलना नहीं शुरू किया, वो कुछ भी नहीं बोलते थे। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice। अब क्या हुआ? जैसे ही 2.5 साल हो गए, जैसे ही वो अब बोलना सीखे, जैसे ही उन्होंने कुछ बोलना शुरू किया, वो अब हर चीज को 2 बार बोलते थे। मान लीजिए कि अगर आप बोल रहे हैं हाय, तो वो उसको 2 बार बोलते थे, हाय हाय। अगर मैं बोल रहा हूँ कि हाउ आर यू, उसको वो 2 बार बोलेंगे, हाउ आर यू, हाउ आर यू। ऐसा था। Einstein did not know what to do with other children and his playmates called him brother boring, so the youngster played by himself। अब होता क्या था कि जो आइंस्टाइन थे, उनको पता नहीं होता था कि बाकियों के साथ में कैसे खेला जाता है। जो उनकी उम्र के, हम उम्र के जो बच्चे थे, उनको पता नहीं था कि उनके साथ कैसे खेले। उनके साथ ये प्रॉब्लम थी। इस वजह से उनको, जो उनके दोस्त थे, उनके जो जो और बच्चे थे, उनको ब्रदर बोरिंग यानी बोरिंग भैया बुलाया करते थे। ठीक है, कहने काफी बोरिंग है, खेलना आता है नहीं इसको, इसलिए इसको क्या बोलते थे? ब्रदर बोरिंग। तो अब क्या करते थे जो आइंस्टाइन थे, इसलिए वो अपने आप में ही खुद से ही खेला करते थे किसी और चीज से। मान लीजिए आप अगर कभी अकेले बैठे होते हैं, तो आप ऐसे एक टॉय को पकड़ेंगे, एक शेर को पकड़ेंगे। मान लीजिए एक शेर है और ये कोई आदमी आपने पकड़ लिया, आप इनको ऐसे आप लड़ा रहे हो, तो ऐसे आप खुद में ही वो आइंस्टाइन खेला करते थे।
किससे खेलते थे अब आगे देखेंगे। मच ऑफ द टाइम, ठीक है, अक्सर वो खुद से खेला करते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज। देखा वो किससे खेला करते थे? मैकेनिकल टॉयज। मैकेनिकल टॉयज मान लीजिए जैसे ट्रेन, कोई बस, ट्रेन या कोई क्रेन बनाई, ऐसे खिलौने से वो खेला करते थे। उनको इतना इन ऐसे खिलौनों से खेलना प्यारा था कि जब उनकी बहन हुई, ठीक है, उसका बहन का नाम क्या था? माजा। ये माजा पीने वाली माजा नहीं है, या ध्यान रखना, इसको माजा बोलते हैं, माजा, ठीक है, माजा। जब उनकी बहन पैदा हुई, उनके पैदा होने के बाद उसने आइंस्टाइन ने अपनी मम्मी से पूछा कि ये पैदा तो हो गई, ठीक है, पर इसके पहिए का है, ठीक है, वेयर हर फील्स। कितनी अच्छी बात, कितनी फनी बात है कि एक उनकी बहन पैदा हुई है, उनकी बहन के लिए बोल रही कि बहन तो होगी, ठीक है, बस इसकी पहिए का है। उनको लगा था कि वो जो उनकी बहन पैदा हुई वो कोई टॉय है, ठीक है, व्हील्स। अब एक ये बात कही है, ये एक बहुत बड़े हिस्टोरियन रहे हैं, ऑटो नेगबॉर, द हिस्टोरियन ऑफ द एंशिएंट मैथमेटिक्स, टोल्ड अ स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टाइन दैट ही कैरेक्टराइज एज अ लीजेंड। वो वो जो है, ये जो ऑटो है, वो आइंस्टाइन को एक लीजेंड बताते हैं। क्या बताते हैं? लीजेंड कहते हैं। बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक एज ही वॉज अ लेट टॉकर। लेट टॉकर जैसा मैंने बताया था, 2.5 साल की उम्र में बोलना उन्होंने शुरू किया था। इस पेरेंट्स वर वरीड, उनके जो पेरेंट्स थे उनको चिंता होती थी उनके लिए कि इतना लेट बोल रहा है ये। एट लास्ट एट द सुपर टेबल वन नाइट ही ब्रोक हिज साइलेंस। एक रात क्या हुआ, वो सब सपर टेबल यानी रात डाइनिंग टेबल जिसपे बैठ के सब खाना खाते हैं, उसको बोलते हैं सपर टेबल। एक बार क्या हुआ, रात को खाने खाने की टेबल पे उन्होंने अपना साइलेंस को तोड़ा और कहा द सूप इज टू हॉट। वो जो सूप है बहुत गर्म है। ग्रेटली रिलीव। उनके पेरेंट्स ने फिर उनसे पूछा कि तुमने आज तक कभी कोई वर्ड क्यों नहीं बोला? उस पर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या रिप्लाई दिया? बिकॉज अप टू नाउ, यानी कि क्योंकि अब तक सब एक सही ऑर्डर में था। अब वो कह रहे हैं कि मुझे अभी तक कोई जरूरत पड़ी नहीं बोलने की ऐसी कुछ, इसलिए। ओके, ठीक है। अब वो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, अब वो स्कूल जाना शुरू करते हैं। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ वो हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टाइन चूज एज अ प्रोफेशन वुडंट मैटर बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग। अब जैसे ही उनके स्कूल में एक दिन क्या हुआ, उनके हेडमास्टर, उनके प्रिंसिपल ने उनके फादर को बुलाया और बोला कि आइंस्टाइन चाहे कोई सा भी प्रोफेशन चूज कर सकता है लाइफ के अंदर, पर वो किसी भी प्रोफेशन में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। यानी बेसिकली वो उनको डिफेम कर रहे हैं, वो उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। आपने भी अक्सर कभी अपने स्कूल में सुना होगा, कई टीचर्स आपको बोल देते हैं कि तुम तो लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा जिंदगी में। पर आपको हमेशा अपने आप पे भरोसा रखना है, खुद पे विश्वास रखना है, और आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। जमाना चाहे कुछ भी कहे, फर्क नहीं पड़ता। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6 बिकॉज हिज मदर। अब 6 साल की उम्र में क्या हुआ, उन्होंने वायलिन बजाना सीखा उनकी मदर के कहने पे, क्योंकि उनकी माता चाहती थी कि वो वायलिन बजाना सीखे, ठीक है। He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life। यानी उन्हें पूरी जिंदगी वायलिन बजाना सीखा, उनको ऐसा उनका पैशन था, उनको अच्छा लगता था वायलिन बजाना। और आगे जाके वो एक अमेच्योर वायलिनिस्ट भी बने। अमेच्योर यानी कि उन्होंने वायलिन बजाने में कोई प्रोफेशन नहीं किया, यानी अपना कोई पूरा करियर ऐसा इसको चूज नहीं किया, बस शौकियाना। अमेच्योर मतलब शौकियाना, जो अभी कच्चा होता है उसको बोलते हैं अमेच्योर, ठीक है। वो भी मैच्योर नहीं हुआ है, अमेच्योर है। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल, वो कोई बुरा आदमी नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल, उन्होंने आगे पढ़ाई भी करी, हाई स्कूल तक वो पढ़े इन म्यूनिच। म्यूनिक एक जगह है कि अब पहले वो कहाँ थे, जर्मन के उल्म शहर में वो पैदा हुए थे। अब वो उल्म से आके मुनिक में आ चुके हैं, वेयर आइंस्टाइन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड। यानी कि जब वो 15 महीने के थे, यानी कुछ ना कुछ 1.5 साल की उम्र में वह उल्म छोड़ के मुनिक में आ गए, शिफ्ट हो गए वहीं पे। और वहां पे क्या करते थे, वहां पे जैसे ही वो स्कूल में जाना शुरू किया, वहां पे वो हर एक सब्जेक्ट के अंदर अच्छे मार्क्स भी लेके आया करते थे। आइंस्टाइन हेटेड दिस स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स। यानी अक्सर क्या होता था कि आइंस्टाइन को स्कूल के तौर तरीके पसंद नहीं थे, इस वजह से कई बार उनकी टीचर से बहस भी हो जाती थी कि उनको कहते थे कि तुम्हें मुझसे ज्यादा पता है, ऐसा वो उनको डांट फटकार दिया करते थे। At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good। अब 15 साल की उम्र में क्या हुआ, आइंस्टाइन ने डिसाइड किया कि अब वो स्कूल जाना बंद कर देंगे, अब वो स्कूल को छोड़ देंगे, क्योंकि उनको स्कूल का जो तौर तरीका है समझ में नहीं आता, ठीक है। अब देखते हैं आगे उन्होंने स्कूल छोड़ी कि नहीं छोड़ी।
द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स। अब हुआ क्या, अब ये तो 1 साल पहले यानी अभी वह 15 साल के थे, ठीक है, वह अभी 15 साल के थे, इससे 1 साल पहले यानी 14 साल की उम्र में उनके पेरेंट्स उनको आइंस्टाइन को उनके रिलेटिव्स यानी उनके रिश्तेदार के घर पे छोड़ के कहाँ चले गए, मिलान, मिलान के अंदर, मिलान एक शहर है। अब उनके पेरेंट्स म्यूनिख से हट के मिलान चले गए और आइंस्टाइन को अपने रिलेटिव्स के साथ ही छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी which was more liberal than म्यूनिख। लिबरल का मतलब होता है आजाद। आजाद। अब क्या हुआ, प्रोलॉन्ग डिस्कशन यानी उन्होंने थोड़ी डिस्कशन किया अपने पेरेंट्स के साथ में, बातचीत करी और बातचीत करने के बाद फाइनली उन्होंने क्या करा, वहां से स्कूल छोड़ के वह कहाँ चले गए, जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड के अंदर, जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में वो अपनी एजुकेशन पूरी करने चले गए। अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिख यानी वो म्यूनिख से थोड़ी सी ज्यादा एडवांस या ज्यादा आजादी वाली, लिबरल, आगे की सोच वाली वो सिटी थी। कौन सी, जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, ठीक है। अब वहां पे वो शिफ्ट हो चुके हैं, अब अपनी वो पढ़ाई वहीं पे कंटिन्यू करेंगे। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स यानी आइंस्टाइन को क्या था, मैथमेटिक्स, स्पेशली मैथमेटिक्स और फिजिक्स के अंदर उनको ज्यादा इंटरेस्ट था। वह बड़ी से बड़ी इक्वेशन को चुटकियों में सॉल्व कर देते थे। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन जूरिक, जूरिक के अंदर, जूरिच या जूरिक उसको बोलते हैं। अब वहां पे अब वो अपनी हायर एजुकेशन या और अपनी वो कॉलेज में के अंदर आगे की पढ़ाई शुरू करने के लिए वो जूरिक में गए। बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मुस्टैच। अब वॉलरस मुस्टैच यानी ये आप देख सकते हैं कि हम तो अक्सर आइंस्टाइन को इस फोटो में के हिसाब से जानते हैं जिसमें थोड़े से वो एजेड हैं, थोड़े बूढ़े हो चुके हैं, बट ये उनकी यंग की फोटो है। कब की फोटो है, जब वो 21 साल के थे मात्र। ये इनके कॉलेज का टाइम है, ठीक है, ये वाला आप देख सकते हैं। अब क्या था कि अब यहाँ से थोड़ा सा चैप्टर में इंटरेस्ट जागने लगा है कि अब वो यूनिवर्सिटी में आ गए हैं और वो चैप्टर ऐसा बता रहा है कि सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स ही ऐसी चीज नहीं थी जो जो आइंस्टाइन को, यंग मैन को इंटरेस्ट लाती थी, यानी कुछ और भी थी। आप धीरे धीरे शायद उसको समझ सकते हैं अब क्या आने वाला है आगे। लेट्स बिगिन, लेट्स सी क्या है। ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन फेलो स्टूडेंट्स मिलीवा मारिक यानी यहाँ एंट्री होती है दोस्तों एक कन्या की, एक लड़की की, यानी अब हम थोड़ी सी आइंस्टाइन की लव स्टोरी या उनकी लव लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। उनको पढ़ाई के अलावा उनकी एक फेलो स्टूडेंट थी मिलेवा मैरिक, उसके अंदर भी काफी इंटरेस्ट था, यानी उनकी अब एक महिला मित्र बन चुकी है। whom he found to be clever creature यानी वो बहुत चालाक थी, बहुत क्लेवर थी, इसलिए वो उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी। This young serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees यानी उस समय में क्या होता था, औरतों को पढ़ाई करना इतना अलाउ नहीं होता था। तो ये जो स्विट्जरलैंड की जो यूनिवर्सिटी है, ये उनमें से, ये कुछ ही यूनिवर्सिटीज में से एक थी जहाँ पे औरतों को, महिलाओं को डिग्रीज यानी आगे की हायर एजुकेशन के लिए अलाउ किया जाता था। तो इसीलिए वो जो मिलेवा है वो यहाँ पे पढ़ने आई थी। उस पर क्या कहते हैं, आइंस्टाइन सॉ इन हर एन अलाई अगेंस्ट द फिलिस्तीन्स, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds। अब इस लाइन का मतलब क्या होता है, एन अलाई अगेंस्ट द फिलिस्तीन्स यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसी कोई चीज जो आपको बाकियों से अपोजिट लगे, ठीक है। अब होता क्या था, उसके कॉलेज के अंदर उनको बाकी सब बच्चे तो उनको ऑड यानी उनको बेकार, उनको वो अलग लगते थे, अजीब लगते थे, पर मिलेवा इकलौती ऐसी थी जो उनको सेम इंटरेस्ट की, उन्हें सेम वाइब देती थी, उनसे काफी वो सिमिलर थी उनको, इसलिए उनमें उनको इंटरेस्ट आता था। इसलिए उन्होंने मिलेवा के लिए क्या बोला था, एन अलाई अगेंस्ट द फिलिस्तीन्स, ठीक है। याद रखिएगा, द कपल फेल इन लव। अब क्या हुआ, इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, ठीक है। जीनियस लोग भी प्यार करते हैं दोस्तों। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स। अब क्या होता था कि ये ना, आइंस्टाइन ने कुछ लेटर्स लिख रखे थे मिलेवा के लिए जिसमें वो अपने प्यार का इजहार किया करते थे।
मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस। अब मिक्सिंग साइंस यानी वो जो अपने लेटर लिखा करते थे वो इस हिसाब से लिखते थे कि वो साइंस की टर्म में, वो साइंटिफिक टर्म्स के अंदर अपने प्यार का इजहार किया करते थे। वेरी क्रिएटिव। अब आइंस्टाइन क्या लिखते हैं, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। बहुत प्यारा, बहुत जीनियसली उन्होंने लिखा। वो क्या लिखते हैं कि है ना, मुझे तब बहुत हैप्पी, बहुत खुशी और बहुत प्राउड फील होगा जब हम दोनों हमारी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या रिलेटिविटी पे हमारा काम जो करेंगे, जब उसकी एक विक्टोरियस जीत हो जाएगी तब मुझे बहुत खुशी होगी। अब यहाँ पे क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, विक्टोरियस कंक्लूजन का मतलब होता है, विक्टोरियस कंक्लूजन का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे ये क्या बताना चाह रहे हैं कि शादी जब इन दोनों की क्या हो जाएगी, शादी, शादी के शहनाई बजेंगे इनके, तब अभी तो ये अब वर्क ऑन रिलेटिविटी का मतलब इन दोनों का अभी जो प्यार है, जो इनका लव है, वो जब मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा, जब इन दोनों की शादी हो जाएगी, जब इनकी जो लव स्टोरी सक्सेसफुल हो जाएगी, तब आइंस्टाइन को अपने आप के अंदर बहुत प्राउड और बहुत क्रिएटिव फील होगा, सॉरी बहुत प्राउड और बहुत खुशी वाली फील आएगी। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएटिव आदमी थे दोस्तों। प्यार व्यार तो बाद में कर लेना, अभी आप पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पहले, प्यार से बाद में हो जाएगा। अभी वो आइंस्टाइन थे, हम में से कोई आइंस्टाइन नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ये अपने लेटर में लिखा करते थे। ठीक है, लव लेटर था इनका बहुत अच्छा खासा। ये शायद आज भी ये आपको लेटर्स गूगल पे मिल जाएंगे अगर आप चेक करोगे तो। ओके, समझ में आया ना आप सबको ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सन आ चुका है 1900 का। पिछले वाली अगर आपने इमेज में ध्यान से देखा होगा, 1900s के अंदर उनकी एज थी 21, यानी अभी उनकी उम्र क्या है, 21। ठीक है, 1900 एट द एज ऑफ 21 अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। अब उनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, उनकी हो चुकी है, एंड अनएम्प्लॉयड यानी अभी भी वो बेरोजगार है, जो आज देश की हालत है अक्सर लोगों की वही है। यानी ग्रेजुएशन हो चुकी है बट अभी तक अनएम्प्लॉयड है, यानी भी कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं। अब वो क्या करते हैं, ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, gave private lessons and finally secured a job in 1902 as a technical expert in patent office in Bern। अब होता क्या है, 2 साल तक वो एज अ एक टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं, प्राइवेट लेसन्स यानी होम ट्यूशंस देते हैं। एंड क्या होता है, ये 2 साल के वक्त के बाद इनको फाइनली जॉब मिलती है। जॉब कैसी मिलती है, टेक्निकल एक्सपर्ट इन अ पेटेंट ऑफिस इन बर्न। अब अगर मैं आपको इस वर्ड का मतलब बताऊं, पेटेंट, पेटेंट का मतलब होता है किसी भी चीज के ऊपर अपना हक जमा देना। यानी मान लीजिए कि आपने कोई चॉकलेट बनाई, ठीक है, आपने चॉकलेट बनाई, आपने खुद ने वो उसको इन्वेंट किया है, तो अब आप चाहेंगे कि इसकी कोई और कॉपी ना करे। ठीक है, तो आप इसको पेटेंट ऑफिस में जाके अपने नाम पे पेटेंट करवा सकते हैं। अब अगर कल को कोई उस नाम को या उस चॉकलेट के को यूज करता है तो आप उस पर केस भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपने पहले उसको इन्वेंट करके पहले आपने उसको पेटेंट करवा दिया है, अब से वो आपकी है। मैं बात चॉकलेट की कर रहा हूँ, कुछ और मैं समझ लिएगा कि अब से वो आपकी है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं आगे। While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret। अब क्या होता है, जैसे ही वहां वो पेटेंट ऑफिस में काम करते थे, अब जहां वो ऑफिस में काम करते यानी वहां पे अलग अलग लोग आते होंगे अपनी अपनी चीज लेके, अपनी अपनी इन्वेंशन लेके उसको पेटेंट करवाने के लिए। तो वहां पे काम करते करते आइंस्टाइन चुपके चुपके अपनी भी कुछ ना कुछ इन्वेंशंस पे काम कर रहे थे। तो क्या आता है, have jokingly called his desk drawer at work Bureau of Theoretical Physics। अब क्या होता था, जहां पे वो वर्क करते थे, जिस टेबल में बैठ के वो वर्क करते थे, तो उस टेबल के अंदर एक ड्रॉर हुआ करती थी, ड्रॉर। उस ड्रॉर के अंदर वो अपने इन्वेंशंस के पेपर को रखते थे और वो उसको मजाक में क्या बोलते थे, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। ये ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। अब ब्यूरो का मतलब होता है ब्यूरोक्रेट्स, यानी कि जो देश को वर्क चलाते हैं, जो देश के हित में काम करते हैं, उनको ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं। तो उसी वे में वो कहते हैं कि ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स के आगे जाके हेल्पफुल होगा, उसी की इन्वेंशन में होगा। पर ऐसा वो सिर्फ मजाक में, जोकिंगली वे में, हंसी मजाक के वे में वो अपने ड्रॉर को कहा करते थे। ठीक है, अपनी दराज का नाम उन्होंने ये रख रखा था, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। ओके, अब क्या होता है, वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ 1905, अब 1905 का वक्त आ चुका है, ऑफ आइंस्टाइन स्पेशल। अब 1905 के अंदर आइंस्टाइन क्या करते हैं, अपना एक पेपर पब्लिश करते हैं और अपनी एक थ्योरी उसको पब्लिश करते हैं, उसका नाम होता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या होता है दोस्तों, थ्योरी ऑफ
रिलेटिविटी अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स। अब वैसे तो ये आपके अभी समझ में नहीं आएगी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये 11th-12th का टॉपिक है। आप में से अगर कई बच्चे आगे जाके 12वीं में या सॉरी 11वीं में जाके अगर आप में से कोई बच्चे साइंस को ऑप्ट करेंगे एज अ सब्जेक्ट, तो वहाँ पे आपको ये टॉपिक पढ़ने को मिलेगा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। पर अगर मैं आपको इस टॉपिक को अगर मैं समझाऊँ इजी भाषा के अंदर, मैं क्या कहता है, ये टाइम और डिस्टेंस है ना, आर नॉट एब्सोल्यूट, यानी वो एब्सोल्यूट, वो दोनों सेम नहीं है। बेसिकली ये मान लीजिए कि आप ये दो जने हैं, ठीक है, आपने दोनों को हाथ में क्लॉक दी है, ठीक है, दोनों में अभी तो सेम टाइम चल रहा है, एक को आपने भेजा बहुत तेज रफ्तार में भेजा कहीं और, ठीक है, घूम के आओ, और एक बंदा वहीं पर खड़ा हुआ है। तो जैसे ही वो बंदा तेज रफ्तार वाला घूम के आएगा वापस से, वो क्या देखेगा कि जितने टाइम में वो घूम के आया तेज रफ्तार से, उतने टाइम में इसके यहाँ पे कई वक्त बीत चुका है, ठीक है। अगर आपने, एक मूवी है इंटरस्टेलर, मूवी का नाम है इंटरस्टेलर, ये मूवी अगर आप में से कईयों ने नहीं देखी है प्लीज देखिएगा, बहुत अच्छी साइंटिफिक मूवी है। इसके अंदर एक एक्टर जो एक आदमी होता है, वह स्पेस में जाता है, स्पेस में जाके वो कुछ समय बिताता है, और जैसे और अपने फैमिली को घर पे छोड़ के, अपने बाल बच्चों को घर पे छोड़ के वो स्पेस में चला जाता है, और जैसे ही वो स्पेस से दोबारा लौट के कुछ वक्त के बाद अपने वापस घर पे आता है, अर्थ पे आता है, वो क्या देखता है, उसकी जो बेटी होती है वो अब बुढ़ी हो चुकी होती है, वो काफी बुजुर्ग हो चुकी होती है, और वो जो बंदा जो स्पेस में गया था वो अभी भी उतने ही उम्र का, उतने ही साल का है। तो ये है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब उसमें यही लिखा है, indeed two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other। यानी दूसरे के रिलेटिव, यानी दूसरे के कंपैरिजन में अगर एक बहुत गति से, बहुत स्पीड से जाएगा, तो एक का वक्त तो बहुत धीरे धीरे बीतेगा और एक का बहुत जल्दी बीतेगा, ठीक है। यही है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फॉर्मूला विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। अब इसी के बाद जो सबसे बड़ा मास और एनर्जी का एक रिश्ता निकलता है, उसको बोलते हैं हम E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। क्या बोलते हैं, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। यहाँ पे ये एनर्जी होती है, इसका ये है एनर्जी, और यहाँ पे ये होता है मास, मास मास, फिर से बोलो, वो वाला मास, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, जैसा मैंने बताया, M फॉर मास एंड C फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है कि वैक्यूम का मतलब होता है सारी एयर को एकदम सक करके निकाल लेना, उसको बोलते हैं वैक्यूम। तो यहाँ पे C क्या है, वैक्यूम। अब यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट यानी रोशनी की गति, जब एयर को आप काट दो तो वो जो रोशनी की गति होती है ना, वो क्या होती है, ऑलमोस्ट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। आप इमेजिन में नहीं कर सकते कितनी तेज स्पीड होती है, बहुत फास्ट होती है, यानी 1 सेकेंड के अंदर आप 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो। इस स्पीड से लाइट ट्रेवल करती है, वो जो रोशनी है ना, वो रोशनी इस स्पीड से भगती है। तो वहां से ही फिर ये फॉर्मूला डिराइव हुआ इक्वल टू MC स्क्वायर। अब इसी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को और अच्छे से अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, ये जो वक्त का और टाइम का अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा आप इमेजिन करिए कि आप अपने एक चाहने वाले इंसान के साथ, आपकी कोई महिला मित्र या आपके कोई मेल फ्रेंड, उसके साथ आप बैठे हैं। अगर आप उनके साथ 2 मिनट भी अगर उनके साथ आप 2 घंटे भी गुजार लो, तो वक्त आपको कम लगता है कि यार अभी तो और वक्त चाहिए, यार समय रुक जाए, तो वक्त कम पड़ जाता है। वहीं पे अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ बैठो जिसको आप बहुत हेट करते हो, आपको वो पसंद ना हो, तो उसके साथ 2 मिनट भी आपको लगेगा कि 2 घंटे बीत गए। तो यही है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। तो ये लिखा है, व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स। अगर आप एक अच्छी लड़की के साथ भी अगर आप बैठते हैं तो 2 घंटे भी आपको 2 मिनट लगते हैं, बट जैसे ही आप एक गर्म तवे के ऊपर बैठते हैं तो 2 मिनट भी आपको 2 घंटे की तरह लगते हैं। दैट्स रिलेटिविटी, ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। बहुत काफी ह्यूमरस, काफी जॉकी नेचर के बंदे थे, काफी हंसी मजाक भी करते थे। तो दोस्तों इसको आज हम यहीं तक एंड करते हैं, ठीक है। आगे की स्टोरी हम अगले वाले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक आई होप आपको अभी तक का चैप्टर समझ में आया होगा। आगे इसके आगे अभी
जो आइंस्टाइन है वो और बड़ी बड़ी इन्वेंशन करेंगे कि जैसे कि अभी आगे वो न्यूक्लियर बॉम्ब की भी को करेंगे इन्वेंशन। अब उस न्यूक्लियर बॉम्ब का आइंस्टाइन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो बॉम्ब फूट जाता है वो कैसा उस पर रिएक्शन करेंगे, जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।